चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसे इमर्जेंस होता है, कैसे वो पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट होता है और कैसे वो फिर पैन इंडिया वो एक पावरफुल एम्पायर क्रिएट कर पाता है, राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझने के लिए आपको उसकी पूरे क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, फिर इसको हम लोग इन डिटेल करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुआ क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको परमिट किया कि आप एक ईस्ट इंडिया कंपनी बताओ। मैंने पहले ही बताया था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है, वो गवर्नमेंट ऑन्ड है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये प्राइवेट लोगों के द्वारा ऑन किया हुआ है, लेकिन इसको जो ऑथेंटिकेशन का लेटर है वो तो क्राउन से ही मिलना है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक परमिशन दिया कि आप एक कंपनी एस्टेब्लिश करो और आपको मोनोपोली रहेगी ईस्ट में ट्रेड करने को लेके। 1609 में विलियम हॉकिंस सिक्योर रॉयल परमिट फॉर जहांगीर फॉर फैक्ट्रीज, है ना। 1600 में ये होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश होती है। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आता है और यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का परमिशन वो ले लेता है। 1611 में मुगल गवर्नर अलॉटेड कैप्टन मिडिल्टन टू द ट्रेड एट सूरत, कि आप गुजरात के सूरत से ट्रेड कर सकते हैं, पोर्ट का एरिया है तो वहाँ से ट्रेड करना आसान होगा। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड पुर्तगीज ऑफ सूरत, है ना। तो पुर्तगीज को सूरत में डिफीट दिया। ये पुर्तगीज वाला मैंने पढ़ाया भी था वहाँ पे अभी पुर्तगीज पढ़ाते वक्त में, राइट। 1613 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश एट सूरत अंडर द थॉमस अल्डरवर्थ, राइट। 1613 में एक फैक्ट्री फिर से वही वेयर हाउस एस्टेब्लिश किया जाता है। 1615 में सर थॉमस रो ऑब्टेन्ड प्रिविलेज टू सेटअप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद और भरूच, राइट। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज होगी उसके पास उतना ज़्यादा कच्चा माल आएगा, इकट्ठा करने में आसानी होगी और ट्रेड करना आसान होगा, इसलिए मल्टीपल फैक्ट्री ये लोग खोलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कर रहा है 1611 में फर्स्ट साउदर्न फैक्ट्री सेटअप है मसूलीपट्टनम। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाज क्या कि मुगल टेरिटरी में पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की गई, तो सूरत में। और इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो मसूलीपट्टनम में। 1632 में गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकुंडा इंश्योर सेफ ट्रेड। तो गोल्डन फरमान क्या है ना, 1632 में द किंग ऑफ गोलकुंडा, है ना, वेस्टर्न सेक्शन में एक किंगडम था गोलकुंडा का, इसने कहा कि आप एनुअली हमें सम अमाउंट दे और बदले में आप मेरे पूरे पोर्ट का यूज कर सकते हो, है ना, कहीं पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड क्या, गोल्डन फरमान। ऐसे ही एक गोल्डन फरमान जो है दैट इज कॉल्ड दस्तक, वो फरुखसियर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। नेक्स्ट है 1633 में नियर हरिपुर बालासोर उड़ीसा। अब ये मल्टीपल सीक्वेंस में चलता चला जाएगा, ये पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाता है। 1639 में ना लीज पर मद्रास में जो है लिया गया इलाका और वहाँ पे डेवलप किया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। 3 फोर्ट होंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज दैट इज चेन्नई, फोर्ट सेंट विलियम दैट इज कैलकाटा और फोर्ट सेंट डेविड दैट इज मुंबई। डेविड विलियम जॉर्ज, तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है दैट इज चेन्नई, फोर्ट सेंट विलियम कैलकाटा में और फोर्ट सेंट डेविड दैट इज मुंबई में। नेक्स्ट कर रहा है क्या, 1651 में बंगाल गवर्नर सुजाउद्दौला परमिटेड टू इंग्लिश ट्रेड इन बंगाल। अब ये तो पपेट है ना, वो है, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। 1757 में बैटल ऑफ पलासी हो चुका है, तब तो जो भी है वो पपेट नवाब है, तो कोई मैटर ही नहीं है कि वो दे रहा है परमिशन या नहीं दे रहा है। 1661 में चार्ल्स सेकंड रिसीव्ड बॉम्बे एज ए डॉरी फ्रॉम पुर्तगीज प्रिंसेस कैथरीन। ये मैंने बताया था पुर्तगीज में कि कैथरीन से मैरिज हुआ किसका, चार्ल्स सेकंड का, और डॉरी में उसने मुंबई को दे दिया। तो डॉरी वाला जो चीज़ होता है वो हमेशा कॉस्टली होता है, आज भी मुंबई कॉस्टली सिटी है, राइट। अब ये जो चार्ल्स सेकंड है ये इसको लेके क्या करेगा, तो यहाँ पे इसकी एक कंपनी काम कर रही है, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 10 पाउंड, है ना, या $10 पाउंड जो भी कहना है, तो 10 पाउंड एनुअली पे ये इससे दे देता है लीज पे। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 3 बड़ी सिटी आती है, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई, राइट। तो चेन्नई इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता इज फोर्ट सेंट विलियम और मुंबई इज फोर्ट सेंट डेविड, राइट। अब 1668 में चल सकेंगे बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू सूरत टू मुंबई। ये मैंने बता ही दिया कि सूरत से हेडक्वार्टर को भी इसने अब सूरत से मुंबई शिफ्ट कर लिया। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी सतनौती, 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी बाउट सुतनौती, गोविंदपुर और कालीकट, और यहाँ पे बिल्ड करता है फोर्ट विलियम जो अभी कलकत्ता है, राइट। तो वो कलकत्ता ये हुआ।
3 जगह है, सुतनौती, गोविंदपुर और कालीकट, ये 3 गांव थे, इसको लीज पे ले लिया और यहाँ पे एक सिटी फोर्ट बिल्ड कर दिया, बड़ा वाला वेयर हाउस को फोर्ट आप मान लो, तो वहाँ से ये शुरू हो गया। 1777 में मुगल एम्परर फरुखसियर इशूज ए फरमान मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी ग्रेटिंग द ट्रेडिंग कंसेशनस, है ना। ये दस्तक वाला कहानी हम लोगों ने बंगाल में भी पढ़ा था कि बंगाल में अलवर्दी खां इससे परेशान रहा, सिराजुद्दौला इससे परेशान रहा। दैट इज़ द ये कि आप 3000 मुझे एनुअली दे दो, राइट, 3000 मुझे एनुअली दे दो और बदले में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कहीं भी ट्रेड करो, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि बिहार बंगाल का ऑफिशियल मालिक तो बंगाल का नवाब था, लेकिन टेरिटरी पर क्लेम तो मुगलों का था, एक्चुअल वो एरिया तो मुगलों का था ना। बंगाल के नवाब ने बस टेक ओवर कर लिया था, बंगाल के नवाब को वहाँ बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए, उसने कब्जा कर लिया, लेकिन टेरिटोरियल क्लेम तो है ही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया गया। अब आप इसको नहीं मानोगे, ऑप्शन ए, बंगाल नवाब कहेगा कि मैं ये नहीं मानता जो आपको मुगल गवर्नमेंट ने, मुगल किंग ने दिया है, तो ठीक है, नहीं मानते तो आप मेरे लोगों को क्या करोगे, अरेस्ट करोगे, मेरे से पंगे लोगे, है ना, बैटल होगा, तैयार हो लड़ने के लिए तो आ जाओ, आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अलवर्दी खां है वो इसको इग्नोर करता है, ये कंटिन्यू, सिराजुद्दौला इसको इग्नोर नहीं कर पाता और फिर वहाँ से कहानी निपट जाती है और सारी कहानी आके सिमट जाएगी कहाँ, 1757 बैटल ऑफ पलासी में। तो वो बंगाल में हम लोगों ने देखा था सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में कैसे डिफीट मिला और कहानी आगे बढ़ चलती है। तो दैट इज कॉल्ड क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री पास दिया गया 3000 एनुअली पे, राइट, इशूड बाय ड्यूटी फ्री पासेस। द डिग्री वीकेंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड इनहेंस द कंपनीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई। मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, द फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास, बॉम्बे, फोर्ट सेंट डेविड, है ना, मुंबई में, और फोर्ट सेंट विलियम दैट इज कलकत्ता में, तो 3 फोर्ट बनाए गए। अब इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेडिंग कंपनी, बट आफ्टर द कार्नेटिक वार 1746-1603 बैटल ऑफ पलासी 17 इट बिकम ए पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया। यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है, क्यों कि कार्नेटिक वार हुआ कहाँ पे, यहाँ लास्ट थर्ड कार्नेटिक वार 1746-1763 में। तो साउथ में भी उसका कोई चैलेंजर नहीं रह गया, फ्रांसीसी था, उसको भी मारपीट के ये लोग कंट्रोल कर दिया। दूसरा बैटल ऑफ पलासी होता है बंगाल के नवाब के साथ, वहाँ भी उसको डिफीट मिलती है। और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल किंग तीनों की जॉइंट आर्मी होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को हरा देती है। तो यहाँ से ये तय हो गया कि नॉर्थ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है और साउथ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज करने वाला कोई बचा नहीं। तो यहाँ से कंपनी पॉलिटिकल रोल एक्टिविटी शुरू कर देती है और ये हम लोगों ने बंगाल वाले सेक्शन में भी देखा था कि कैसे 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खुल के खेलना शुरू कर देती है। तो वहाँ से वो जो मैटर था उसको हम लोग यहीं पे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, ब्रिटिश कंपनी का पॉलिटिकल रोल, तो पॉलिटिकल रोल में 3 थ्योरी दी गई है, प्री 1746, पोस्ट 1746, है ना, और कार्नेटिक वार्स। तो प्री 1746 यानी कि कार्नेटिक वार जब स्टार्ट होता है फर्स्ट वाला, उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनड मेनली एन ट्रेडिंग एंटिटी, राइट। तो ट्रेडिंग कर रहा था, चूंकि फ्रांसीसी भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि बेफजूल का उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब फ्रांसीसियों को वो हरा देता है, यहाँ भी और यूरोप में भी, कंपनीज पॉलिटिकल एमिशन ड्यू टू एंग्लो फ्रेंच रेवरी इन इंडिया, और फिर कार्नेटिक वार तीनों होगा, 1, 2, 3, तीनों मैंने दिखाया भी था आपको, 1, 2 और 3, राइट। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार आपका होता है 1746 से 1778 तक में, राइट। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेसी इसको लीड करता है ना, डुप्लेसी इसको जीत भी जाता है। कैलकुलेटेड विद ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले की ट्रीटी होती है यूरोप में, और अमेरिका का एक एरिया फ्रांस को दे दिया जाता है, इंडिया में कोई टेरिटरी गेन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड कार्नेटिक वार 1749 से 1754, है ना, स्ट्रगल कार्नेटिक रीजन, रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की, और आयरकूट का जो है वो मिलिट्री कमांडिंग है, और रॉबर्ट क्लाइव है ये बिल्कुल स्ट्रेटजिस्ट है, जैसे अमित शाह और आर्मी, इंडियन आर्मी का कोई चीफ होगा। और 1752 में ये फ्रांसीसियों को यहाँ पे हरा देता है, इन्फ्लुएंस इन बंगाल, इससे क्या बंगाल की पॉलिटिक्स प्रभावित हो जाती है। और थर्ड कार्नेटिक वार 1756 से 1763, यहाँ तो क्लियर ही हो जाता है कि पोर्ट ऑफ द गोल्डन 7 ईयर्स वार, है ना, पार्ट ऑफ द गोल्डन 7 ईयर वार्स एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, यूरोप में लड़ रहे थे तो यहाँ भी लड़ना शुरू कर दिए। सुप्रीमेसी ओवर द फ्रेंच इन इंडिया इम्पैक्ट, राइट, यहाँ पे ये ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और मार्क द ट्रांजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। चूंकि अब इनको कोई चैलेंज करने वाला बचा नहीं इंडिया में, राइट,
तो उस कंडीशन में बैटल ऑफ पलासी हो ही चुका है, बैटल ऑफ बक्सर हो ही चुका है, राइट, या होने वाला है, होने वाला है। बैटल ऑफ पलासी हो गया, जिसके पास बंगाल मिल चुका है, एक बहुत बड़ा टेरिटरी। तो यहाँ से ये अपना पावर दिखाना शुरू करते हैं। बैक टू बंगाल, सिराजुद्दौला की डेथ होती है। सिराजुद्दौला की डेथ में मीर जाफ़र ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा था वो। तो मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बना दिया जाता है 1757 से 1760, राइट। आफ्टर रिटायरिंग सिराजुद्दौला पलासी, परगना का एरिया जो है इसको गारंटेड द ब्रिटिश 24 परगना अदर कंसेशन नोन क्लाइव्स जैकॉल। तो मीर जाफ़र को क्लाइव्स का जैकॉल कहा जाता है। एक और बात आपको जानने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये है कि कहाँ गया, अरे अभी तो था यहीं पे। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाल में क्या हुआ आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी के बाद एक घटना घटी थी, वो था अभी पता नहीं कहाँ चला गया। बैटल ऑफ पलासी के बाद लगता है कहीं इधर उधर हो गया, ये रहा यहीं पे। अच्छा चलिए समझा देता हूँ मैं। हुआ ये कि जब बैटल ऑफ पलासी हुआ तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कि हमको तो फ्री में बैटल लड़ना पड़ गया, मेरे को कोई लेना देना नहीं था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ पलासी के बाद जब इसने अगला नवाब बना दिया मीर जाफ़र को, तो मीर जाफ़र ने बंगाल की ट्रेजरी से 1.73 करोड़ 1.73 करोड़ रुपीज ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया कि भाई आपको ये आप रखो, है ना। और इसके अलावा क्या 12 लाख पाउंड ये घूस दिया गया किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम लोगों को, चाहे उसमें आयरकूट हो या मान लो क्लाइव हो, वटेवर। तो ये जो लूट हुई ना ये शानदार रही, इससे इतना पैसा आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगे इंडिया में कहीं भी बैटल करने को तैयार है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहीं पे ये मैं बताना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे और 24 परगना का इलाका जो है, यहाँ से जो रेवेन्यू आएगी ये मिल जाएगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मीर जाफ़र को बना दिया गया। मीर जाफ़र को रिप्लेस करके बनाया गया फिर से किसको, मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम। क्योंकि मीर कासिम जो मीर जाफ़र था वो था ना बैटल ऑफ डचों के साथ जो हुआ था बैदरा वाला। तो 1759 में एक बैटल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये उम्मीद कर रही थी कि मीर जाफ़र उसके सपोर्ट में आएगा, लेकिन मीर जाफ़र उसके सपोर्ट में नहीं आया। यह जब तक डिसीजन लेता तब तक बैटल ख़त्म हो गया और इसने कहा तुमने मुझे धोखा दिया, तो इसको हटा के मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम इससे भी बड़ा तोप आदमी था, राइट। तो मीर कासिम 1760 से 1763, तो मीर जाफ़र को रिप्लेस करके बनाया गया किसे, मीर जाफ़र को, आगे ये मिलेगा। फिर मीर जाफ़र को, मीर कासिम को हटा के वापस से मीर जाफ़र को बना दिया गया, क्योंकि मीर कासिम जो था वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी बंदा था, है ना। इसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी काम किए, जैसे कि ट्रेड वाला मैटर था तो इसने सब कुछ ट्रेड ही फ्री कर दिया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी था मीर जाफ़र, उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद बना दिया गया नजीमुद्दौला को। तो यहाँ से तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है बंगाल के नवाब का, है ना, पपेट फेज में चला गया मामला। ये मैंने आपको बता दिया कितना पैसा मिला था। लॉर्ड क्लाइव ब्रिटेन इन 1759 recalled to Britain and become the governor of Bengal। वेंसी टाट को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया। बैटल ऑफ बैदरा वाला मैंने बताया था कि डचों के साथ ये हुआ था। मीर जाफ़र जब तक डिसीजन लेता तब तक ब्रिटिशर्स जीत गए थे, इस कारण से इसको हटा दिया। अब बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने बताया था कि उधर अवध की आर्मी और ये जो मीर कासिम है जो भाग के गया था बंगाल से, और अवध के नवाब की आर्मी, मीर कासिम की आर्मी और मुग़ल जो किंग था उसकी आर्मी, तीनों की आर्मी को कंपोजिट रूप से बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है और इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। तो वहाँ से कहानी एकदम 100% पॉलिटिकल शुरू हो जाता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में दो इंपॉर्टेंट डेट है, 1757 और 1764। 1757 बैटल ऑफ पलासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर।
याद रहना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। अब आते हैं मीर जाफ़र को हटा के बना दिया गया मीर कासिम को। मीर कासिम जो है ये दामाद भी है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये ठीक बंदा होगा, इसको अपने हिसाब से चलाएंगे। इसने क्या किया कि ये निकला खतरनाक खिलाड़ी, राइट। इसने क्या किया, इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल रिफॉर्म, रिड्यूस करप्शन एंड कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू एरियाज, राइट। तो इसने फाइनेंशियल रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया। जो दस्तक वाला मैटर था कि आपको ड्यूटी फ्री पास मिलेगा, उससे क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो चीज़ें सस्ती में मिलती थी, है ना, तो उसको आसानी होता था चीज़ों को खरीदने में। प्राइस बढ़ा के भी दे तब भी लोगों को वो दूसरे से ज़्यादा, क्योंकि दूसरे को टैक्स भी देना है। इसने सबके लिए फ्री कर दिया कि किसी को टैक्स ही नहीं देना है, जिसको जो सामान जहाँ खरीदना है खरीदो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे नुकसान हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट बिहेव करने लगा, पॉपुलर हो गया। पपेट रूलर की तरह इसको यूज करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसको वो तो पॉपुलर हो गया। और इसने और क्या किया कि कैपिटल को मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दिया, कहाँ, मुंगेर। डिस्टेंस हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस वहाँ बंगाल पे था, तो मुंगेर में अपना फोर्ट बना के यूरोपियन ट्रेनर रख के अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये तो कोई मतलब सीन ही नहीं है कि आप तुम आर्मी मॉडर्नाइज कर रहे हो, इक्विपमेंट्स मंगा रहे हो, ट्रेड फ्री कर दिए हो, रिफॉर्म ला रहे हो, तो ये तो मामला सुधार जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पेंच फंसेगा, क्या, दैट इज कॉल्ड राम नारायण। राम नारायण इज डिप्टी सूबेदार, है ना, उप सूबेदार था पटना का। तो वो बहुत दिन से टैक्स नहीं दे रहा था थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मीर कासिम ने कहा कि भाई तुम टैक्स दो। ये जाके ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में बैठ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि तुम राम नारायण का मैटर भूल जाओ, वो हम हैंडल कर लेंगे। तो फिर ये अटैक कर देता है, राम नारायण को पकड़ने की कोशिश करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसके सपोर्ट में आ जाती है ना। ऑफिसर पटना थ्रू मिलिट्री एक्शन फॉलोइंग द पे टैक्सेस, उसको हटा देता है वहाँ से। और दस्तक वाला मैटर मैंने आपको बताया कि ड्यूटी फ्री कर दिया, इसे ब्रिटिशर्स को परेशानी थी, तो ब्रिटिशर्स ने फिर इसको खदेड़ दिया। सीरीज ऑफ बैटल लेड बाय मीर कासिम रिवोल्व, मीर जाफर रेस्टेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को छोटे छोटे बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई 3-4 जगह पर, वो वहाँ से भाग गया आर्मी लेके, जो भी उसकी बची कुछ आर्मी थी, और फिर जाकर बक्सर में सबके साथ इकट्ठा होकर लड़ता है। तो फिर से मीर, जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वो तो बोला ही था कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि वो सिराजुद्दौला को मार के आया है। तो मीर जाफर बूढ़ा जो है उसको फिर से बना दिया गया बंगाल का नवाब, की पपेट नवाब ठीक रहेगा, है ना। अब है कि कह रहा है इमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर इसको बनने का जो पोटेंशियल है वो कहाँ से आया, बंगाल से आया। जब भी मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ तो 3-4 स्टेट हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और कुछ टेरिटरी ऑफ असम। ये पूरे कंपोजिट एरिया को बंगाल कह रहे हैं, राइट। तो इससे बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू और ट्रेड हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, चूंकि सब कंट्रोल में है। बंगाल में पपेट नवाब है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है वो हो रहा है, तो ट्रेड में उसको बहुत बेनिफिट हो रहा है, जिसको पावर मिला, इकोनॉमिकल पावर मिला, और बंगाल की लूट हुई, उस लूट में उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, वो लड़ सकता है। तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है क्योंकि मीर कासिम को ठीक करना जरूरी था। वो भाग के चला गया बक्सर, वहाँ अवध के नवाब को बुला लिया, मुगल बादशाह को बुला लिया, तीनों की आर्मी इकट्ठा कलेक्टिवली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए बैठ गई। कंबाइंड फोर्स सुजाउद्दौला, अवध, मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम, तीनों मिल के बैटल में रहता है। और यहाँ पे अंग्रेजों के साथ युद्ध होती है, जिसमें अंग्रेज बैटल में तीनों को हरा देते हैं, और तीनों से मीर कासिम तो उसी को वहीं निपटा ही दिया जाता है। अब मुगल और अवध के नवाब के साथ कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा, तो वो एग्रीमेंट होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसका अभी नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अब कह रहे 1765 नवाब सक्सेशन आफ्टर मीर जाफर डेथ, नजीमुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल। ये सब कोई मैटर ही नहीं करता है, नजीमुद्दौला कोई चीज़ ही नहीं था, क्योंकि लेकिन किसी को रखना है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल वाली घटना को नहीं रिपीट करेगा। पुर्तगालियों ने क्या किया था कि डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं करेगा, डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर बनने से परहेज करेगा। तो उसने क्या किया कि अभी रहने दिया, और कहा कि आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन, ग्रांटेड निजामत राइट्स लॉ एंड ऑर्डर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, निजामुद्दौला ने, किसको, बंगाल के नवाब ने दे दी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 2 तरह के राइट्स होते हैं, एक होता है निजामत, एक होता है दीवानी। निजामत मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, दीवानी मीन्स रेवेन्यू। तो बंगाल का नवाब जो कि वहाँ पावरफुल होता होगा, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ये ठेका ले लेता है, और मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल किंग से
वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर ले लेता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, रेवेन्यू भी ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही है। तो बंगाल के नवाब वहाँ चाट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, तो कोई मीनिंग नहीं रह जाता है, राइट। तो यहाँ पे है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो आपके सामने मैं आप दिखाने की कोशिश कर रहा था। कौन कौन इसमें साइन करेगा? मुगल इंपीरियर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ अवध, क्योंकि मीर कासिम का तो कोई मतलब मीनिंग ही नहीं, तो मार के खत्म कर दिया गया उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेंड दीवानी राइट रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा पेइंग 26 लाख एनुअली। मुगलों ने कहा कि आप मुझे 26 लाख एनुअली दे दो और बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा वो आप कलेक्ट कर लो, आप रख लो। लॉ एंड ऑर्डर पहले ले चुका है, रेवेन्यू ओवरऑल मालिक कौन हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा का? दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये घटना कब की है? तो 1765 की, ये भी ध्यान रखना। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा निकल के चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ से जो इस एरिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, है ना, वो होगा 1947 तक। और ये जो एरिया था वो इंडिया का उस पीरियड में सबसे रिचेस्ट एरिया था। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ना। तो या तो साउथ जाइए, वहाँ से आप स्पाइसेस लेके आइए, या फिर इस एरिया से रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू बहुत अधिक मात्रा में आता था। दैट इज द बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इम्पैक्ट इसका क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेडिंग कंपनी टू ए सॉवरेन पॉलिटिकल पावर इन ईस्टर्न इंडिया, राइट। ये तो होना ही था। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या होता है, इसमें देखते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये हुआ कि अवध के नवाब तीनों के साथ, मीर कासिम तो हटाओ, मुगल किंग के साथ अलग ट्रीटी हुई और अवध के नवाब के साथ अलग ट्रीटी हुई। तो सबसे पहले तो अवध के नवाब को कहा गया कि आप 50 लाख दीजिए। किस लिए? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया, तो ये देगा 50 लाख, राइट। इसके बाद जो मुगल है उसको कहा जाएगा कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट करने का ठेका मुझे दे दीजिए 26 लाख में। अब ये 50 लाख में से 50 लाख में से 26 लाख जो है वो दे दिया गया किसको? मुगल किंग को। फिर भी बच जाता है लगभग 24, है ना, 24 लाख बच गया। और अवध के किंग से, राइट, वो इलाहाबाद का एरिया ले लिया गया और वो दे दिया गया मुगलों को, राइट। आप और अवध को कहा गया कि आपके यहाँ मैं ट्रेड करूंगा विद द नवाब ऑफ अवध, द ब्रिटिश गेंट स्पेशल ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। अवध में मैं ट्रेड करूंगा, पूरे यूपी के मिड यूपी जो लखनऊ और उसके 200-250 किलोमीटर का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड अवध। ए ब्रिटिश मिलिट्री कॉन्टिजेंट वाज स्टैंड इन द नवाब्स हेडक्वार्टर। एक आर्मी है वो आपके यहाँ रहेगी, आपके खर्चे पे रहेगी, आपकी मदद करने के लिए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दैट मीन्स है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा का मतलब है कि मैं इंटरफेयर करूंगा, राइट। और यहाँ पे ये गेंट दीवानी रेवेन्यू कलेक्शन एंड द निजामत एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी राइट टू ऑफ द बंगाल 1765 से 1773। द कंपनी बिकम द डिफेक्टो ऑनर ऑफ द बंगाल, है ना। अब कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है कि उसने बंगाल को रिप्लेस, बंगाल के नवाब को रिप्लेस नहीं किया। फिर हल्ला मच जाता, फिर सबके सारे किंगडम्स जो है वो एक्टिव हो जाते, अरे ये तो पावर वो चाहता, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहता कि मैं बॉस हूँ। बोला नहीं, मैं बॉस नहीं हूँ, अभी नवाब जी हैं, नवाब जी, राइट। तो दैट इज द पॉइंट। इनिशियली क्या हुआ कि अवॉइडेड डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल डिटेलिंग द दीवानी निजामत राइट टू लोकल इंडियंस, द मार्क द स्टार्ट ऑफ डुअल गवर्नेंस, है ना, इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अब यहाँ पे क्या है कि इसने कहा कि मैं एरिया नहीं संभालूंगा, एरिया इंडियंस को ही देना है। ये देखो इनिशियल डेज में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी का ये मैप है। कि पहले ये वाला सेक्शन, फिर ये कोस्टल एरिया, फिर इधर चेन्नई वाला एरिया, इधर मराठे हैं अपने पूरी ताकत के साथ, है ना। और ये बढ़ते बढ़ते फिर मुगलों का जो एरिया था उस पर भी चले गए। अवध वाला एक सेक्शन बचा हुआ है, राइट। 1857 में ये भी कवर हो जाएगा। मराठे धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे और यहाँ मुंबई और सूरत के एरिया में ये, राइट। तो इनिशियल डेज में ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से फॉर्म की हुई थी। नेक्स्ट है, अब ये क्या है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम।
डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा 1765 से 1767, रॉबर्ट क्लाइव 1767 से 1769, है ना, दैट इज वेंसीटाट या हैरी वार्सलेट, जॉन कार्टियर 1769 से 1772 और वारेन हेस्टिंग 1772 से 1773। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसको समझते हैं। डिवीजन ऑफ पावर क्या कर रहे हैं, निजामत, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसिंग, ये तो ऑलरेडी नवाब से ये छीन चुका है। रिटेन्ड बाय द नवाब्स फैमिली इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा विद द फिक्स सैलरी, इसने नवाब से ले लिया और कहा कि आप ही चलाओ, है ना, और आपका जितना भी कॉस्टिंग है वो मैं पे कर दूंगा, आपको कोई कट नहीं मिलना है, आप बताओ किसकी कितनी सैलरी है, मैं वो सैलरी पे कर देता हूँ, राइट। अब दूसरा मामला, दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भी होशियारी करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन भी मैं नहीं कर रहा, तो उसने 3 अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया। बिहार दे दिया, दैट इज सिताब राय, बंगाल दे दिया, दैट इज रजा खां, और उड़ीसा दे दिया दुर्लभ राय को, राइट, फंबल हो गया था, है। तो ये तीनों को दे दिया। अच्छा, इसमें भी क्या है कि इसमें कट नहीं मिलना है, तुम एम्प्लॉय रखो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे रेवेन्यू कलेक्ट करो, और तुम्हारा कितना कॉस्टिंग आता है एम्प्लॉय का वो मैं तुम्हें पेड कर दूंगा, रेस्ट अमाउंट सारा मेरा। हम लोगों ने ये जमींदारी पीरियड में भी पहले देखा था, मुगलों में भी, किस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर रेवेन्यू कलेक्ट करो, तो उसमें ताकि आपको एक कट मिलेगा, रेस्ट पैसा किंग का होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कोई कट नहीं मिलना है, आपको सैलरी मिलनी है कि टोटल इतना आपका खर्चा हुआ, वो खर्चा आप ले लो, रेस्ट मेरा। तो ये जो आप देख रहे हो क्या 1765 से लेके 1773, है ना, इस पीरियड में एकदम शानदार लूट मचा कि एक एक पैसा एक एक घर से खींच लेना है, बिना अटैक किए, बिना जेनोसाइड किए, है ना। टैक्स रेवेन्यू को इतना बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि एकदम पूरा निचोड़ लें। और इससे क्या हुआ वो आगे दिखाता हूँ। दिस दीवानी ऑफिसर वेयर द पेड सैलरी ऑफ देयर सर्विसेज, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। नेचर ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंटेड ड्यूअल गवर्नेंस, है ना, विद द ब्रिटिश कंट्रोल रेवेन्यू वाइल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉमिनली विद द नवाब्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो या रेवेन्यू का मैटर हो, तो जो कलेक्ट करने जा रहा है वो डिसीजन नहीं ले सकता है, और जो डिसीजन ले रहा है वो कलेक्ट नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है ना। तो यहाँ पे इसको इसी को कहते हैं डायरकी, कि जिसको जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, कभी फेमाइन आ गया, कुछ और मैटर है, तो उस कंडीशन में, है ना, आप गवर्नमेंट, जनता का, पब्लिक का वेलफेयर देखो। ये देखो, ये पूरे बंगाल का एरिया है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, असम का एरिया, राइट, इधर उड़ीसा, है ना, और ये बिहार और झारखंड का पूरा एरिया, राइट। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की कुल कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब है क्या इससे एक फर्क होगा, क्या फर्क आएगा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होगा, पावर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन विद द नवाब ऑफ बंगाल। अगर कुछ गलती होती, कुछ घटना होती है, लोग मर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल कौन है, बंगाल का नवाब। लेकिन पावर किसके पास है, कंट्रोल कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। पब्लिक को कौन देख रहा है, नवाब। पब्लिक को कौन देख रहा है, सिताब राय, रजा खां, है ना। तो जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है ना। अब आगे कहानी, इससे क्या हुआ कि 1770 में बंगाल में, बंगाल की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट फेमाइन आया, मतलब सबसे शानदार, मतलब सबसे बड़ा, शानदार कहना तो गलत होगा, टोटल पॉपुलेशन का 1/3, यानी अगर मान लो उस पीरियड में बंगाल की पॉपुलेशन, ये सारा बंगाल मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा 6-7, अगर 1 करोड़ थी, इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड, ये पूरा एरिया आ जाएगा, बांग्लादेश सब, तो इसमें 33 लाख लोग इस एक फेमाइन में मर गए, है ना। और मर गए किसी डिजीज से नहीं, है ना, इनकी डेथ हो गई, कैसे, भूख से। और जो ह्यूमन डाटा है, उस डाटा के हिसाब से अप्रॉक्स 64 डेज, जतिन दास ने
ये किया था, हंगर स्ट्राइक किया था। 64 डेज तक अगर आपको खाना नहीं मिलता है तब भी आप जिंदा रहोगे। दैट मीन्स है कि 33 लाख पब्लिक, है ना, खाने के इंतजार में, जबकि इसीलिए हिस्टोरियंस ने कहा है कि इंडिया ने, बंगाल ने एक से एक जालिम क्रूर शासकों का दौर देखा। बलबन को देखा, खिलजी को देखा, औरंगजेब को देखा, बाबर आए, कौन नहीं आया, नादिर शाह आया, अहमद साहब अब्दाली आया, व्हाटएवर, लेकिन कभी भी इस लेवल पर इतने मास स्केल पे लोग नहीं मरे। लेकिन एक सिविलाइज्ड कंट्री की सिविलाइज्ड कंपनी ये कह के आती है कि आई एम सिविलाइज्ड और मैं इस कम्युनिटी को, इस इंडियन टेरिटरी को सिविलाइजेशन सिखाने आया हूँ, और उसका ये दोहरा चरित्र ऐसा है ना, डुअल फेस ऐसा था कि 1/3 पॉपुलेशन, मतलब हर घर में 3 बंदा अगर फैमिली मेंबर है तो उसमें से एक मर गया, है ना। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ ये चाहत थी कि जितना मैक्सिमम पैसा यहाँ से निचोड़ सके, है ना, वो निचोड़ने, चाहे आप मर जाओ और चाहे जिंदा रहो। और आज ब्रिटिशर्स, आज यूरोपियंस और अमेरिका और दुनिया भर के लोग हमें ये समझाने की, हम वी इंडियंस को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग। और ये इंडियंस नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी पावरफुल कंट्री हुए हैं उन्होंने ये करके दिखाया है कि जो मैं कह रहा हूं, है ना, व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, और तुम जो कह रहे हो, अगर तुम पुअर हो, तुम डेवलपिंग कंट्री हो, तो यू आर रॉन्ग, है ना। चाहे रसिया से ऑयल का ट्रेड हो, इराक पे अटैक किया गया कि जेनोसाइड वहाँ पे ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, कुछ नहीं मिला। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ अपने मन मर्जी के हिसाब से इन लोगों ने अटैक नहीं किया, उसकी बिना सॉवरेंटी का ख्याल रखे हुए, है ना, भले इनके साथ कुछ भी हुआ हो, नहीं हुआ हो। तो आप किस हक से फिर डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट की बात करते हो, राइट। तो या ब्रिटिशर्स जब तक पावरफुल कंट्री रहे, क्या गजब का शोषण किया पूरी दुनिया का, राइट। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। जो विनर पार्टी बोलेगी वो हमेशा सही है, जो लूजर है वो जो बोलेगा वो गलत हो जाएगा। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि यू आर ए टॉप मोस्ट फिलोसोफर इन इंडिया बट यू आर पुअर, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अपनी बातों को सही जगह तक पहुंचाने के लिए आपको पहले अमीर बनना पड़ेगा, आपको पहले रिच होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, फिर जाके आपकी बात लोग सीरियसली सुनेंगे। नहीं तो उससे पहले होगा हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, हवा आने दो, राइट। तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज बंगाल फेमाइन। तो क्या कर रहा है, कॉज बाय मिसमैनेज्ड अंडर द डुअल सिस्टम, है ना, रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द 1/3 ऑफ बंगाल्स पॉपुलेशन, है ना। अब इस पॉपुलेशन में एक रिवोल्ट पैदा हुआ था, इंडिया द फर्स्ट रिवोल्ट, दैट इज सन्यासी रिवोल्ट, है ना। जो सन्यासी साधु होते हैं वो सराउंडिंग एरिया में, जो वहाँ का जमींदार था, जो चूँकि ये सब काम करवा रहा है वहाँ के लोकल से, सिताब राय, रजा खां, ये वो जो भी हैं, उसके नीचे मल्टीपल जमींदार हैं, है ना। उनको कहा गया है रेवेन्यू कलेक्ट करो और कलेक्ट करके मुझे भेजो। तो लोकल ग्रास रूट पे तो वो दिख रहा है कि कितना क्रूर है, कितना जालिम है, और उसके ऊपर प्रेशर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो तो दिख नहीं रहा है, राइट। तो ये लोग जो है सन्यासी, ये साधु मॉन्क टाइप के लोग डाकुओं के साथ मिलकर, है ना, ये खुद भी जाके जमींदारों के जो वेयर हाउसेस हैं, गोदाम है, उस पर अटैक करते थे और वहाँ से अनाज लूट के लोगों में बांट देते थे, है ना। बस इतना ही इनकी गलती है। रिवोल्ट बाय द डिस्प्लेस द फार्मर एंड रिलीजियस मॉन्क्स, है ना, फेमाइंड एंड ऑपरेशंस इंस्पायर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी नोबेल आनंद मठ रिटर्न इन 100 years लेटर। तो ये जो सन्यासी रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट पे ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, जिसमें वंदे मातरम वाला आपका जो सॉन्ग है वो इसमें है, ये ठीक है। तो दैट इज आनंद मठ और वंदे मातरम, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। फेमाइन हो गया, सन्यासी रिवोल्ट हो गया। अब आते हैं, अब यहाँ पे नाटक शुरू होगा। क्या है नाटक ये, अब ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं कि वी आर सिविलाइज्ड, है ना, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या हो रहा है इंडिया में, एक ब्रिटेन की कंपनी गई और इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है, ये वो फलाना ढिमाका हवाबाजी कर रहे हैं, है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हल्ला बवाल मचा। तो यहाँ पे
ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट मिला। रेगुलेटिंग एक्ट कौन देगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट देगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब बताया कि इंडिया में आपको कैसे रूल करना है, कैसे रहना है ना, क्योंकि ब्रिटेन की बदनामी हो रही है। भले ही आप एक प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन फिर भी आपको मैं समय समय पे गाइडेंस दूंगा कि ये करो और ये मत करो। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, indicated under pressure from the British Parliament, abolish the dual governance system in Bengal. Governor of Bengal was elevated to Governor General with authority over Bombay of Madras Presidency. First Governor General was Warren Hastings, become the Governor General under the new system. अब इसको समझते हैं क्या है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखो, एक मुंबई, एक चेन्नई, एक बंगाल, तीन था। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट विलियम, फोर्ट सेंट डेविड। तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे, राइट। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दिनों से चल रहा था, है ना। शुरुआत में ये हुआ था, तो तीनों के गवर्नर अलग अलग ट्रीटी किया करते थे अलग अलग किंगडम से, है ना। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में ये नियम बनाया कि ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर होगा वो इस दोनों का बॉस होगा। लेकिन 1773 में जो बंगाल का गवर्नर है उसको कहा गया कि अब आप गवर्नर नहीं रहोगे, अब आप हो जाओगे इंडिया के गवर्नर जनरल, है ना। आर्मी भी आप कंट्रोल करोगे और आप जो ट्रेड है उसको भी कंट्रोल करोगे। गवर्नर मतलब सिर्फ ट्रेड कंट्रोल हो रहा है, गवर्नर जनरल मतलब आप पॉलिटिकल डिसीजंस भी लोगे, राइट। तो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर थे, तो उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में, ठीक है। तो कुल इतनी कहानी रही। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा पॉलिटिकल पावर का इमर्जेंस, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, और ब्रिटिश प्रॉपर अब फुल फ्लेज अपना एक्सपेंशन करेंगे, कैसे कैसे ट्रेड को आगे, कैसे कैसे अपना पॉलिटिकल पावर आगे बढ़ाते हैं और कैसे पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लेते हैं। इसकी कहानी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।